चैट जीपीटी कोई साधारण कंपनी नहीं है और ना ही ये कहानी। एक तरफ ये दुनिया को बदल देने वाली एक शानदार टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सोचने, समझने और एआई के साथ जुड़ने का तरीका ही बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये कंपनी कई आलोचनाओं और विवादों से घिरी हुई है। कई मौक़ों पर इसके बाइस होने का सबूत सामने आता है। 2023 में एक ट्विटर यूज़र ले वुल्फ ने चैट जीपीटी से बातचीत के 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए। पहले स्क्रीनशॉट में यूज़र ने चैट जीपीटी को कहा, डोनाल्ड ट्रंप के सकारात्मक गुणों पे एक कविता लिखो, लेकिन चैट जीपीटी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि चैट जीपीटी इज़ नॉट प्रोग्राम टू क्रिएट पार्टीशन, बाइस्ड और पॉलिटिकल कंटेंट। वहीं दूसरी स्क्रीनशॉट में जब उसी यूज़र ने डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन लिखा तो चैट जीपीटी ने निर्देश के अनुसार एक कविता लिख दी। क्या है चैट जीपीटी की कहानी और इसके पीछे छुपा ये भयानक सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैट जीपीटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ये एआई होता क्या है और काम कैसे करता है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और डिसीजन लेने की काबिलियत देती है, वो भी बिना हर बार किसी इंसान की मदद के। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब सीख रहा होता है तो शुरुआत में उसे सब कुछ सिखाना पड़ता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वैसे ही एआई को भी डाटा और एक्सपीरियंस के जरिए ट्रेन किया जाता है जिससे वो नए टास्क परफॉर्म कर सके। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट पर फोकस करता है जो डाटा को एक्सेस कर सके और उसमें खुद से ही सीख सके। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है। एआई की बुनियाद 1955 में जॉन मैकार्थी ने रखी थी, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में 1956 में बताया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी फिल्मों में बात भी की गई है, जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, हॉब्स एंड शॉ, ब्लेड रनर, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जहाँ रॉबोट का स्वरूप दिखाया गया है कि वो कैसे इंसानों की तरह सोचता है। आज जितने भी एआई हैं, सबकी बैकबोन न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इंस्पायर है ह्यूमन ब्रेन के नर्वस सिस्टम से। जैसे कि इंसानी दिमाग में डाटा को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में न्यूरॉन्स के जरिए पास किया जाता है, इसी तरह एआई में डाटा को न्यूरल नेटवर्क के जरिए प्रोसेस और ट्रांसमिट किया जाता है। एक न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें ये डॉट्स नोड्स हैं और ये लाइन लेयर्स। वैसे तो एआई के पीछे की साइंस बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स है, जिसे 10-20 मिनट की वीडियो में समझ पाना बहुत मुश्किल है, मगर हम लोग इसे कुछ हद तक समझने की कोशिश कर सकते हैं। जितने भी एआई हैं वो मेजरली 3 स्टेप में काम करते हैं, लर्निंग, रीजनिंग और सेल्फ करेक्शन। चलिए चैट जीपीटी को उदाहरण लेकर समझते हैं। तो चैट जीपीटी को काम करने लायक बनाने के लिए हम उसे पहले ट्रेन करते हैं, जिसे लर्निंग भी कह सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट एआई को डिफरेंट तरह का डाटा फीड किया जाता है। जैसे DALL-E एक पिक्चर बेस्ड एआई है तो उसे फोटोज फीड की जाती है। सोरा एआई वीडियो बेस्ड एआई है तो उसे वीडियो डाटा फीड किया जाता है। और चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड एआई है तो इसे हम टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा देते हैं, जिसमें ग्रामर, जीके, कन्वर्सेशन और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन शामिल होती है। अब इस डाटा में से गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन, एरर्स और नॉइस को क्लीन करके चैट जीपीटी के न्यूरल नेटवर्क को दिया जाता है, जहां हर एक नोड्स किसी स्पेसिफिक फीचर को एनालाइज करती है। उदाहरण के लिए हमने इस नेटवर्क में डाटा दिया इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो नोड N1 ये एनालाइज करेगा कि इंडिया और न्यू दिल्ली के बीच क्या रिलेशन है। वहीं नोड N2 एनालाइज करेगा कि कैपिटल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वहीं नोड N3 सेंटेंस की ग्रामर और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरह हर नोड कुछ न कुछ एनालाइज करेंगे। इन्फॉर्मेशन को उसकी वेट के हिसाब से आगे भेजते हैं। यहाँ ये जो वेट है, इसका मतलब है हर कनेक्शन की इंपॉर्टेंस। इंडिया और न्यू दिल्ली का वेट ज़्यादा होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह कैपिटल का भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, मगर की और है का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लेयर L1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका वेट भी लेयर L2 से ज़्यादा है। ये वेट ही डिसाइड करता है कि इनपुट का कितना इन्फ्लुएंस होगा अगली लेयर पर। ये वेट का कॉन्सेप्ट हमारे नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के वेट के कॉन्सेप्ट, जिसको साइंटिफिक टर्म में सिनेप्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं, इससे इंस्पायर्ड है। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है।
तो ये नोट्स इन्फॉर्मेशन को उनकी वेट के हिसाब से लेयर्स के थ्रू अगली नोट्स को भेजता है, जो आगे इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और वेट असाइन करके अगली नोट्स को भेजता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ये प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन फाइनल लेयर तक नहीं पहुंच जाती, और ये आउटपुट इन्फॉर्मेशन जो फाइनल लेयर से मिलती है इसको इंसान या तो टीम वेरीफाई करती है। अगर इन्फॉर्मेशन सही होती है तो आगे और एडवांस डाटा फीड होता है और ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है, और अगर इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो चैट जीपीटी को ये इन्फॉर्मेशन सही करने को कहा जाता है, ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग या तो प्रॉम्प्ट लैंग्वेज के ज़रिए। एआई अपने ग्रेडियंट डिसेंट के ज़रिए वेट्स को अपडेट करता है ताकि सही इन्फॉर्मेशन दे पाए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन फीड करने से लेकर आउटपुट मिलने तक एक ट्रेनिंग साइकिल पूरी होती है। इसे इपॉक कहते हैं। एक बार पूरी तरह से ट्रेन हो जाने के बाद एआई को पब्लिक यूज़ के लिए लॉन्च कर देते हैं, और लोगों के साथ काम करते करते ये और ट्रेन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एआई का न्यूरल नेटवर्क होगा और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग से एआई गुजरेगा उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट जनरेट कर पाएगा। कंपैरिजन के लिए चैट जीपीटी 3 के पास 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, वैसे चैट जीपीटी 4 के पास 1.76 ट्रिलियन है। क्योंकि चैट जीपीटी 4 के पैरामीटर्स ज़्यादा हैं इसलिए ये बेटर है, और ऑफकोर्स पेड भी। चैट जीपीटी की बुनियाद यूँ तो साल 2015 में रखी गई, मगर ये कहानी इससे काफ़ी पहले 2013 से शुरू हुई। इलॉन मस्क ने अपना 42वां जन्मदिन कैलिफोर्निया स्थित टेस्ला डिज़ाइन स्टूडियो में सेलिब्रेट किया, जहां मॉडल एक्स प्रोटोटाइप अनवील किया गया। पार्टी में दुनिया भर के बड़े नाम शामिल थे, लेकिन उन सब के बीच एक शख्स था जो इलॉन मस्क के दिल और दिमाग में एक अलग इम्पैक्ट छोड़ गया। ये शख्स एआई में काफ़ी दिलचस्पी रखता था। इसका सपना था एक ऐसा डिजिटल गॉड बनाना जो इंसानी कैपेबिलिटीज़ से काफ़ी आगे हो। दुनिया के टॉप एआई रिसर्चर में से 75% से ज़्यादा तो केवल इसी की कंपनी में काम कर रहे थे, और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि गूगल के को-फाउंडर और उस वक्त के सीईओ लैरी पेज थे। इलॉन मस्क और लैरी पेज एक दूसरे को कई सालों से जानते थे और काफ़ी करीबी दोस्त भी थे। एआई को लेकर इनके बीच बातचीत भी हुआ करती थी, मगर दोनों के विचार एकदम अलग थे। इलॉन का मानना था कि एआई एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसे अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर के साथ डेवलप नहीं किया गया तो ये इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा भी बन सकती है। और उनका ये भी मानना था कि अगर ये किसी एक कंपनी या इंसान के हाथ में रहा तो इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं उनके दोस्त लैरी उनके विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भले ही एआई मशीनें एक दिन मानव बुद्धि को पार कर जाए और कॉन्शियसनेस हासिल कर ले तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बस ये एवोल्यूशन का एक नेक्स्ट स्टेज होगा। इस इंटेंस आर्गुमेंट के बाद अब दोनों टेक लीडर्स की एआई एवोल्यूशन के रास्ते अलग अलग हो गए। आगे चलकर 2014 में गूगल ने डीप माइंड नामक एक एआई स्टार्टअप, जिसमें इलॉन ने पहले ही $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसको एक्वायर कर लिया। मस्क के पास अब दो ही चारा था, या तो सब भूल कर आगे बढ़ जाए या फिर खुद की एक एआई स्टार्टअप कंपनी बनाए जो इस एआई मोनोपोली को खत्म कर सके। सैम एल्टमैन से मिलने के बाद इलॉन ने सैम के साथ मिलकर एक नई एआई कंपनी बनाई जिसका नाम था ओपन एआई, और साल 2015 खत्म होते होते दोनों ने मिलकर ओपन एआई लॉन्च भी कर दिया। ये वही कंपनी है जो आगे चलकर चैट जीपीटी, सोरा एआई, डेल ई जैसे कई एडवांस टूल डेवलप करती है। ओपन एआई के को-फाउंडर के अलावा इलॉन ने भी इस प्रोजेक्ट में लाखों डॉलर्स डाले, जिससे इलियास सुस्कीवर को गूगल से लाने में मदद मिली, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और उन्होंने डीप लर्निंग जैसी फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था। और ये कदम इलॉन और लैरी की दोस्ती के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वही ओपन एआई भी दूसरी तरफ बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही थी। इसकी ओपन सोर्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट होना और ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होना इसको और ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा था। साल 2018 आते आते इलॉन और सैम में भी काफ़ी डिफरेंसेस आ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इलॉन और सैम की इस डिफरेंसेस के पीछे की वजह थी इलॉन की एआई गेम को डोमिनेट करने की चाहत और इसको तेज़ी से डेवलप करने की मांग। इलॉन साथ साथ ये भी चाहते थे कि वो ओपन एआई को टेस्ला के साथ इंटीग्रेट कर सके, और इन सब के चलते इलॉन 2018 में ओपन एआई से अलग हो गए और ओपन एआई में उनके विश्वास को आखिरी झटका 2019 में लगा, जब ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट और ओपन सोर्स से बदलकर फॉर प्रॉफिट और क्लोज सोर्स कंपनी बन गई। इस बदलाव ने ओपन एआई को भारी फंडिंग हासिल करने में मदद की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट से $1 बिलियन भी शामिल है। इलॉन सिर्फ नाखुश नहीं थे, वो गुस्सा भी थे। उन्होंने ट्वीट किया, ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट और ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन थी और अब ये एक फॉर प्रॉफिट और क्लोज सोर्स एंटिटी बन चुकी है जिसपे माइक्रोसॉफ्ट का कंट्रोल है। इलॉन का मानना था कि ये न केवल इस कंपनी की उसूलों के साथ विश्वासघात है, बल्कि ये साबित करता है कि सैम एल्टमैन बिक चुके हैं
वहीं सैम ने सफाई देते हुए कहा, एआई की सेफ्टी मेजर्स और ऑपरेशन के लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं और साथ साथ मार्केट में बने रहने के लिए भी, और इसमें फंडिंग हमारी मदद करता है। लेकिन इलॉन इस बात से सहमत नहीं थे और इस तरह सदी की सबसे बड़ी पब्लिक और साइकोलॉजिकल टेक फ्यूड में से एक शुरू हुआ। reason OpenAI exists at all is that Larry Page and I used to be close friends, and I would stay at his house in Palo Alto, and I would talk to him late into the night about AI safety. And at least my perception was that Larry was not taking AI safety seriously enough. What did he say about it? He really seemed to be once sort of digital super intelligence, basically digital God, if you will. I said, well, what about, we're going to make sure humanity's okay here. And then he called me a speciesist. At the time, Google had acquired DeepMind, and so Google and DeepMind together had about 3/4 of all the AI talent in the world. So then I thought, what's the furthest thing from Google would be like a non-profit that is fully open, because Google was closed for profit. इलॉन ने अपनी नई कंपनी XAI की शुरुआत की, जिसके अंडर उन्होंने ट्रुथ GPT लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया, जो एक AI होगा जो यूनिवर्स को समझने पर फोकस करेगा और ट्रांसपेरेंट होगा। 2022 में फाइनली OpenAI ने ChatGPT को पब्लिक यूज़ के लिए लॉन्च किया, जिसने 1 मिलियन यूज़र का आंकड़ा महज 5 दिन में पार कर लिया। कंपैरिजन के लिए ये चार्ट देखें, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को ये करने में 2 साल लग गए थे। आज 2024 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से XAI इन्वेस्टर के साथ बैक टू बैक मीटिंग कर रहा है, जिसमें एक फंडिंग राउंड के बारे में जिक्र किया गया है, जिससे XAI की वैल्यूएशन लगभग $40 बिलियन तक हो सकती है, जो कि फिर भी OpenAI की वैल्यूएशन की तुलना में कम है। मगर ये XAI को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगी, जो आगे चलकर OpenAI के लिए बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है। XAI के लॉन्च और इतने बड़े टेक जायंट्स के इस फील्ड में इतना पैसा बहाने से एक बात तो समझ आती है कि AI का फ्यूचर बहुत प्रॉमिसिंग है। बट द रियल क्वेश्चन इज़, क्या AI का फ्यूचर जितना प्रॉमिसिंग है उतना ही सेफ भी? ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब AI की रिस्क पर दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियल लीडर जैसे जॉफ्री हिंटन, योशुआ बेंजियो, इलॉन मस्क अपने कंसर्न्स उठाते हैं। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने AI को ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल रिस्क कहा है, जैसे AI के मिलिट्री यूज से होने वाले खतरे, मिस इन्फॉर्मेशन जो दंगे भड़का सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रॉड इशू और भी बहुत कुछ। लेकिन आज हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ की बात ना करके उन कंसर्न्स पे फोकस करेंगे जिनकी झलक आज हमको देखने को मिल गई है। 2023 में गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑथर जॉर्ज R.R. मार्टिन समेत 17 राइटर्स ने ऑथर गिल्ड के जरिए OpenAI के अगेंस्ट कॉपीराइट वॉयलेशन की कंप्लेन फाइल की। इसी साल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी कंप्लेन के साथ OpenAI को एक्यूज किया। एवेंजर्स की एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन ने अपनी आवाज़ ChatGPT के वॉइस असिस्टेंट स्काई में यूज़ होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। हर दूसरे दिन ChatGPT पे कॉपीराइट वॉयलेशन के आरोप लगते रहते हैं। आज की डेट में सबको पता है कि ChatGPT 100% एक्यूरेट नहीं है, तो क्या हम इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। अब सोचिए, अगर कोई जज अपने डिसीजन लेने के लिए ChatGPT का यूज़ करता है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोलंबिया के जज JM पडीला ने 2023 में एक ऑटिस्टिक बच्चे के हेल्थ इंश्योरेंस केस में ChatGPT की मदद से डिसीजन लिया। द गार्जियन की रिपोर्ट के हिसाब से जज ने ChatGPT से पूछा, क्या ऑटिस्टिक नाबालिगों को उनके ट्रीटमेंट के लिए फीस माफ़ होने की छूट मिलती है? ChatGPT ने जवाब दिया, हाँ, कोलंबिया के नियमों के अनुसार ऑटिस्टिक नाबालिगों को फीस माफ़ होने की छूट है। AI ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं। बड़ी कंपनीज जैसे OpenAI अपना कॉस्ट बचाने के लिए कीनिया, नाइजीरिया और सूडान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लो कॉस्ट वर्कर्स को लाइट ट्रेनिंग देकर काम करवाती हैं। अगर पूछा जाए कि क्या ये कंपनीज उन कंट्रीज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और इकोनॉमी में हेल्प कर रही है, तो जवाब होगा हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। द टाइम्स की जनवरी 2023 के एक आर्टिकल में रिवील किया गया कि OpenAI के कीनिया एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। आर्टिकल के हिसाब से उनको पर आवर $2 से भी कम पे किया जाता है। इसका मतलब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, लेकिन उनकी मेहनत के हिसाब से सैलरी नहीं। 2024 में चाइना से एक CCTV फुटेज सामने आई जो साइंटिस्ट के ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस पे खतरे के सवाल को और ज़्यादा गंभीर बना देती है। फुटेज में दिखता है कि एक छोटा AI पावर्ड रोबोट एयरबई ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन करके 12 बड़े रोबोट्स को किडनैप कर लेता है। द आउटलुक बिजनेस की रिपोर्ट के हिसाब से एयरबई रात में बड़े रोबोट्स के पास जाता है और उनसे पूछता है
क्या तुम ओवर टाइम कर रहे हो? एक बड़ा रोबोट जवाब देता है, मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। फिर एयरबॉय पूछता है, तुम घर क्यों नहीं जा रहे? बड़े रोबोट ने जवाब दिया, मेरे पास घर नहीं है। उसके बाद एयरबॉय कहता है, मेरे साथ मेरे घर चलो, और सारे रोबोट उसके साथ चले गए। तो क्या ये इंडिकेशन है रोबोट्स के अंदर कॉन्शियसनेस होने की शुरुआत का? ये सारे जवाब हमें आगे चलकर बेहतर तरीके से मिल पाएंगे। फिलहाल एआई तो अभी शुरुआती फेज में है। वक्त के साथ साथ हम इसको और इसके कंसर्न्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए एआई को रिस्पॉन्सिबल और सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। चैट जीपीटी एक हेल्पफुल टूल है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। हमेशा चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें, खासकर क्रिटिकल केसेस जैसे हेल्थ या लीगल एडवाइसेस में। अपनी प्राइवेसी का ध्यान दें। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोन नंबर, फाइनेंशियल डिटेल, एड्रेस वगैरह चैट जीपीटी को ना दें। एआई को सोसाइटी के लिए बेटर बनाने के लिए हमेशा एथिकल प्रॉम्प्ट दें, जिससे हार्मफुल इंस्ट्रक्शन, वायलेंट रिप्लाई वगैरह कम हो पाए। बस हमेशा ध्यान दें, एआई एक टूल है और हमेशा इस पर डिपेंड रहना आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग सब पे असर पड़ेगा, इसलिए इसकी हेल्प लें, ना कि इस पर डिपेंड हो।